जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, और साथ में हमने ये देखा था कि जो कार्बन होता है वो ग्रुप 4 का है, तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन जो है वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफरेंट फैमिलीज हैं, जैसे पहली है एल्केन। एल्क हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, एन उसका सरनेम है। दूसरी फैमिली जो हम पढ़ेंगे वो होगी एल्कीन। फिर हमारे पास होगा एल्कोहल्स, और फिर हम पढ़ेंगे एस्टर्स। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आखिरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है वो है पॉलीमराइजेशन। तो ये जब हम सारे पढ़ लेंगे तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एल्केन्स को। एल्केन्स में हम लोगों ने एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला देखा था जो कि होता है CnH2n+2। और हम लोगों ने काउंटिंग देखी थी कि जब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम जब 1 होंगे तो जो हमारा एल्केन बनेगा वो बनेगा मीथेन CH4। अगर कार्बन एटम्स 2 होंगे तो हमारा जो एल्केन बनेगा वो बनेगा इथेन C2H6। अगर कार्बन 3 होंगे तो 2 3 6 7 8 प्रोपेन। अगर कार्बन एटम 4 होंगे तो C4H10 2 4 8 +2 10 ब्यूटेन। और पेंटेन 12। हेक्सेन भी हम देख सकते हैं C6H14। इसी तरह से जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप ले रहे हो ना, जनरल फॉर्मूला से आप बना सकते हो। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कार्बन जो है वो 20 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? तो n की जगह पे अगर आप 20 रखोगे तो 2 × 20 इज 40 + 2 इज 42। तो फॉर्मूला ऑफ एल्केन बनाना बड़ा आसान है अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद है एल्केन्स का। सेकेंडली फिर हम लोगों ने देखा था कि इनका डिस्प्लेट फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मीथेन है तो इसमें हमारे पास एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विथ 1 कार्बन है, वो बॉन्डेड विथ 4 हाइड्रोजन एटम। इसी तरह फिर हमने इथेन का देखा था। इथेन का डिस्प्लेट फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें हम लोग सारे बॉन्ड दिखाते हैं। 2 कार्बन है, और एल्केन में खास बात क्या होती है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकता। तो वो एल्केन इथेन हो जाएगा हमारा। फिर दूसरा 3 कार्बन वाला प्रोपेन जो है, तो तीनों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही हो सकता है, मतलब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब 2 डंडियां नहीं आएंगी, एक डंडी आएगी 2 कार्बन के बीच में। तो वो प्रोपेन है। इसमें जब हम हाइड्रोजन सारे अटैच कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो फर्स्ट और लास्ट वाला जो कार्बन है उसका राइट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 बॉन्ड और बनने हैं, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आपने क्या कहने हैं, इस तरह से आप लोग हेक्सेन पेंटेन तक तो स्ट्रक्चर बनाना याद रखना कैसे बनते हैं। फिर हम लोगों ने इन्हीं के स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखे थे। जैसे मीथेन का तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या फर्क होता है कि हम लोग सारे कार्बन अलग अलग लिखते हैं, हाइड्रोजन जो है वो कंडेंस करके लिख देंगे टोटल नंबर काउंट करके। तो इथेन का CH3 बनेगा, प्रोपेन का जो है वो CH2 CH3 बनेगा। इसी तरह ब्यूटेन का जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, देखो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि डायरेक्टली ब्यूटेन का अगर मैं नाम लूं तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लो। पहला कार्बन CH3, बीच में 2 कार्बन आएंगे CH2 के साथ, और लास्ट में कार्बन होगा CH3 के साथ। फिर पेंटेन में फर्स्ट कार्बन CH3, बीच में 3 कार्बन आएंगे जिनके साथ 2 2 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, और फिर लास्ट में एक और कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन। सही है। तो एल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉलोइंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अब कार्बन एटम को आपको कितने भी दे सकता है जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए। जनरल फॉर्मूला से आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आपको कार्बन 20 दिया हुआ है तो आप बना सकते हो, कार्बन 35 दिया हुआ है तो भी बना सकते हो, 40 दिया हुआ है तो भी बना सकते हो। बस आपने इस फॉर्मूला में n की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पुट करना है। अच्छा, अब देखो, अब थोड़ी सी नई चीज पढ़ रहे हैं। हमारे पास ये जो एल्केन्स है ना, अगर मैं बात करता हूँ CH4 मीथेन, इथेन इज C2H6, फिर प्रोपेन है C3H8,
ब्यूटेन है C4H10, पेंटेन है C5H12, हेक्सेन है C6H14 एंड सो ऑन। तो ये पूरी जो फैमिली बन रही है एल्केन्स की, अगर मैं इस पूरी सीरीज की बात करूं मीथेन से लेके हेक्सेन तक और आगे भी हम जा सकते हैं, तो इस पूरी फैमिली को हम लोग नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज का। इसको हम कहते हैं ये एक होमोलोगस सीरीज है। होमो मीन्स सेम। अब इसमें क्या खास बात है, देखो एवरी मेंबर, ये सारे ना मेंबर्स हैं इस होमोलोगस सीरीज के। ये जो हम एल्केन्स में पढ़ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स है। इसमें खास बात क्या है कि एवरी मेंबर डिफर बाय CH2। मतलब अगर मैं मीथेन से इथेन को देखूं, पहला वाला जो है ना वो मीथेन है, नाम भी याद रखना है साथ में। फर्स्ट कार्बन मीथेन, देन इथेन, फिर प्रोप और सरनेम इसका एन है प्रोपेन, देन ब्यूट, सरनेम इसका एन है ब्यूटेन, देन पेंटेन एंड हेक्सेन। तो अगर मैं मीथेन और इथेन को देखूं तो इसमें फर्क क्या है, एक कार्बन एटम बड़ा है और दो हाइड्रोजन बड़े हैं। प्रोपेन, इथेन से प्रोपेन को देखूं तो इसमें भी यही है, एक कार्बन एटम बड़ा है और दो हाइड्रोजन बड़े हैं। प्रोपेन से ब्यूटेन को देखूं तो प्रोपेन में 3 कार्बन एटम से, ब्यूटेन में 4 हैं। तो एक कार्बन एटम बड़ा है और हाइड्रोजन कितने बड़े हैं, प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन एटम से, ब्यूटेन में 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स बड़े हैं। तो एवरी मेंबर बेसिकली डिफर्स बाय CH2 ग्रुप। तो ये जो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स है, इन सब में एक चीज क्या कॉमन है, एवरी member of homologous series differ by CH2, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिमिलरली जितने भी एल्केन्स हैं ये सब के सब एक ही जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, एक ही जनरल फॉर्मूला से हमने बनाया विच इज CnH2n+2। एवरी मेंबर has a same general फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अगर हम डाउन द सीरीज बात करें तो डाउन द सीरीज देखो, अब मॉलिक्यूलर मासेस आपको निकालना आते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर मैं आपसे मीथेन का मॉलिक्यूलर मास पूछूं तो वो हो जाएगा 16। मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है ना भाई सबको। मीथेन में एक कार्बन है तो 12 × 1 और एक हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 × 4, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम। अगर मैं इथेन की बात करूं तो इथेन का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो आएगा 30 ग्राम। और अगर प्रोपेन की बात करूं तो 3 × 12 प्लस 8 × 1 ये आएगा 44 ग्राम। तो डाउन द सीरीज मीथेन से लेके हेक्सेन तक इनके मॉलिक्यूलर मासेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो वी कैन से डाउन द सीरीज मॉलिक्यूलर मासेस या MR सही है। देखो जब भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, अगर मैं मीथेन की बात कर रहा हूँ ना जिसमें बहुत सारे मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मीथेन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है ना ये। इसी तरह जो इथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे CH3 में स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी जो हमने बॉन्डिंग में पढ़ी। इसी तरह प्रोपेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। तो अगर मॉलिक्यूलर मासेस ज्यादा होते हैं तो याद रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। तो डाउन द सीरीज इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। यस एनएस वही बात है। अब एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं ना, तो आप हर कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 ऐड कर दो तो उनके नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मासेस बनते जाएंगे। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डाउन द सीरीज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो
डाउन द सीरीज boiling points of alkane increases. अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की बात क्यों नहीं कर रहे? मेल्टिंग पॉइंट भी तो इंक्रीज होगा अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली देखो, ये जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो तो बहुत लो हैं। अगर हम बात करें ना कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा एल्केन गैस होता है, कौन सा एल्केन लिक्विड होता है, तो रूम टेम्परेचर पे बेसिकली हमारे पास जो मीथेन है ना वो गैस है, गैस फॉर्म में मिलेगा। मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से भी कम है, तो जब भी रूम टेम्परेचर पे वो गैसेस फॉर्म में मिलेगा। अगर मैं इथेन, अब मैं बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, आपको क्या याद करना है कि रूम टेम्परेचर पे कौन से एल्केन गैसेस है, तो मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, ब्यूटेन गैस है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं, तो ब्यूटेन के बाद जो पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट है ना वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो पेंटेन जो है वो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, हेक्सेन भी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। इस तरह से करते जाओ तो आगे जैसे पेट्रोल ऑक्टेन होता है, तो पेट्रोल भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इनफैक्ट डीजल भी जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इस तरह से आप आगे जाते जाएंगे तो जब 18 कार्बन आ जाते हैं ना हमारे पास, तो वो पहला सॉलिड होता है हमारे पास। हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि जो फर्स्ट एल्केन टू बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज पेंटेन। मतलब इथेन गैस, मीथेन गैस, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस, बट पेंटेन इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। डाउन द सीरीज इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे एंड पेंटेन is the first alkane to be liquid at room temperature. कोई और टेम्परेचर हो तो वो ज़ाहिर है जो लिक्विड है वो भी गैस बन जाएगा। देखो मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर मैं मीथेन से इथेन की बात करूं तो इथेन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, और अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज्यादा है, प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेन से ज्यादा है, ब्यूटेन का और ज्यादा है, पेंटेन का और ज्यादा है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी भी एल्केन का रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, इट मींस कि इट विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो ये होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरा रूम टेम्परेचर जो है वो अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस है अभी, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी एल्केन का रूम टेम्परेचर से कम है तो 35 पे तो वो ऑलरेडी बॉयल हो चुका हुआ होगा ना। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है 35 से तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। सॉलिड फॉर्म में तो हम बहुत आगे जाके बात करते हैं, जब कार्बन 18 हो जाते हैं ना हमारे पास, जिसका नाम होता है ऑक्टाडाइन, ऑक्टाडिकेन, तो वो तो हमने खैर पढ़ना नहीं है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे ऑल आर gases at room temperature, whereas pentane is the first alkane to be liquid at room temperature। मतलब पहला alkane जो liquid फॉर्म में है वो पेंटेन से स्टार्ट हो रहा है। तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, मतलब उसके ऑनवर्ड जो है वो लिक्विड ही होंगे, गैसेस नहीं होंगे। और फिर आगे जाते जाते एक वक्त आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो आपके सॉलिड, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी रूम टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा, तो वो हमें फिर सॉलिड स्टेट में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे। सही है। रूम टेम्परेचर देखो वो हमारे पास आरटीपी कंडीशंस है, वो एसटीपी होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम टेम्परेचर वेरी करता है फ्रॉम, कभी कभार सर्दियों में वो 5, 10, -1 भी जा सकता है, तो डेट डिपेंड्स। अब हम लोग एसटीपी पे जो पढ़ते हैं ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो नियर अबाउट रूम टेम्परेचर ही होता है, तो इसलिए हम उसको ही एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं। सही है हारिस? अनस समझ आ गया ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट? अच्छा देखो, ये जो एल्केन्स है ना हमारे, ये एल्केन सारे हमारे यूज होते हैं एज अ फ्यूल। मीथेन जो है वो कुकिंग गैस में यूज होती है, कुकिंग फ्यूल है। इथेन जो है वो भी हमारे पास एज अ फ्यूल यूज होती है, पेट्रोकेमिस्ट्री होता है। ब्यूटी जो एलजी जिसको हम कहते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कच्ची गैस जिसको रेड सिलेंडर्स में जो होती है, अक्सर
रक्षा में देखो तो वो एलपीजी का सिलेंडर भी रखा हुआ होता है। गैस भी इसको कहते हैं, जब कैंपिंग पे जाते हैं तो वो ब्यूटेन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं। अच्छा, मीथेन के सिलेंडर्स भी ले जाए जा सकते हैं, बट मीथेन जो है वो ऑलरेडी गैस होती है, और अगर आप उसको धूप में किसी वजह से धूप में वो रखा रहेगा तो उसका गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, वो एक्सप्लोड होने का खतरा है। ब्यूटेन भी गैस है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है थोड़ा ज्यादा है मीथेन से। इसी तरह क्या कहते हैं, अगर मैं पेंटेन की बात करूं तो वो भी एज अ लिक्विड यूज होता है, फ्यूल यूज होता है। जैसे अगर मैं हेक्सेन के बाद हेप्टेन और ऑक्टेन, ऑक्टेन इज 8 कार्बन वाला एल्केन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C8 करते हैं जो गया, तो ऑक्टेन C8H18, दिस इज ऑक्टेन। ये पेट्रोल है, और तुम्हें पता है कि पेट्रोल जो है वो ऑब्वियसली सबको पता है कि वो फ्यूल है। तो ये जो एल्केन्स है ना वो एज अ फ्यूल यूज होते हैं। अब फ्यूल बेसिकली क्या होते हैं, जब फ्यूल किस तरह से हमें एनर्जी देता है, हम फ्यूल को जलाते हैं, जो घरों में गैस आती है उसको पहले आप माचिस से जलाते हो ना, हीट करते हो। अच्छा देखो, पेट्रोल से तो धुआं निकलता है थोड़ा बहुत, डीजल जलता है तो और धुआं निकलता है, ठीक है। लेकिन जब मीथेन जलती है आपके घरों में, जो कुकिंग गैस है, नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं, वो मीथेन SCH4 है, जब वो जल्दी है तो धुआं नहीं निकलता। तो बेसिकली वो उसकी जो फ्लेमेबिलिटी है ना वो बहुत अच्छी है, वो हाईली फ्लेमेबल है मीथेन, और इजिली आग पकड़ लेती है। तो जैसे जैसे एल्केन का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है ना, मतलब डाउन द सीरीज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, उनकी फ्लेमेबिलिटी जो होती है वो कम होती जाती है, मतलब जलने की सलाहियत कम होती जाती है। मीथेन सबसे अच्छी जलेगी, फिर नीचे आओगे पेट्रोल जलेगा, अच्छा, लेकिन डीजल जो है वो देखो जब जलता है तो बहुत ज्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है। जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, जो हैवी लॉरीज होती है, उनमें डीजल जलता है, और अक्सर देखो तो ट्रक्स के एग्जॉस्ट से, जो बसेस के एग्जॉस्ट से जो धुआं निकल रहा होता है वो काफी ज्यादा निकल रहा होता है, लेकिन गाड़ियों में आपने ऐसे निकलता हुआ नहीं देखा होगा। रीजन बीइंग कि वो डीजल बंद कर रहे होते हैं, डीजल से धुआं निकल रहा होता है जलने से, क्योंकि फ्लेमेबिलिटी कम हो जाती है, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि डीजल का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। तो हमें आपने याद रखना है कि डाउन द सीरीज फ्लेमेबिलिटी ऑफ एल्केन डिक्रीजेस, फ्लेमेबिलिटी मतलब जलने की सलाहियत। फ्लेमेबिलिटी ऑफ एल्केन्स डिक्रीजेस। अच्छा, फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती है, साथ में ना विस्कोसिटी भी डिक्रीज होती है। विस्कोसिटी बेसिकली क्या होती है, अगर हमारे पास कोई चीज कितना इजीली फ्लो कर रही है, बह रही है, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इट इज द एबिलिटी टू फ्लो। जो गैस है वो इजिली फ्लो करेगी, जो लिक्विड है वो गैस से मुश्किल से फ्लो करेगा, जो हैवी लिक्विड है वो ज्यादा मुश्किल से फ्लो करेगा। जैसे ऑयल है, ऑयल भी एक एल्केन है, मतलब क्रूड ऑयल जो लुब्रिकेटिंग ऑयल, गाड़ी का इंजन ऑयल होता है, दैट इज ऑल्सो एन एल्केन। वो कितना हैवी होता है, उसको अगर आप जमीन पे डालो तो वो बहुत मुश्किल से फ्लो करेगा, आगे बहेगा, लेकिन पेट्रोल डालो तो ज्यादा इजिली बह जाएगा, और अगर गैस है तो वो तो आपका वेल्व खोलते ही फ्लो कर जाएगी। तो इनकी बहने की सलाहियत, जब इनका डाउन द सीरीज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो इनकी बहने की सलाहियत यानी एबिलिटी टू फ्लो भी डिक्रीज हो जाती है। एबिलिटी टू फ्लो को हम विस्कोसिटी कहते हैं, तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि डाउन द सीरीज द विस्कोसिटी डिक्रीजेस। विस्कोसिटी डिक्रीजेस। अच्छा देखो, ये जितनी भी मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, विस्कोसिटी हो गया, फ्लेमेबिलिटी हो गया, फ्लेमेबिलिटी तो नहीं, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास, ये सारे ना इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। तो मैं अगर इन सबको समराइज करना चाहूँ एक लाइनर में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डाउन द सीरीज
their physical property gradually changes down the series. Their physical properties gradually changes. लेकिन इन सब की जैसे इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम है ना, एक प्रॉपर्टी इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, द वे दे रिएक्ट। तो मीथेन ने भी जलना है, इथेन ने भी जलना है, प्रोपेन ने भी जलना है, ब्यूटेन ने भी जलना है, पेंटेन ने भी जलना है, ऑक्टेन ने भी जलना है। बर्निंग सबकी होनी है, एनर्जी सबने प्रोड्यूस करनी है जलने पे। हाँ किसी ने ज्यादा करनी है, किसी ने कम करनी है, लेकिन जलना सबने है। तो जो इनकी केमिकल रिएक्शंस है ना बेसिकली वो सबके सेम होते हैं। तो वी कैन से कि डाउन द सीरीज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टेज सेम। चाहे वो मिथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखो या मिथेन के केमिकल रिएक्शन देखो, जिस तरह से मिथेन रिएक्ट करेगा वैसे पेंटेन भी करेगा, ऑक्टेन भी करेगा। तो डाउन द सीरीज देयर केमिकल रिएक्शन या डाउन द सीरीज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टेज सेम। बिल्कुल एजम डेंसिटी और विस्कोसिटी इंटरलिंक्ड है। डेंसिटी बढ़ेगी मतलब विस्कोसिटी कम होगी, सॉरी बढ़ेगी। विस्कोसिटी एबिलिटी टू फ्लो है ना, अगर कोई लिक्विड मोर विस्कस है तो मतलब वो लेस इजीली फ्लो हो रहा है। मैंने विस्कोसिटी डिक्रीज लिख दिया है यहाँ पे, बेसिकली ये विस्कोसिटी इंक्रीज है। विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, विस्कोसिटी कम मतलब इजीली फ्लो हो रहा है। विस्कोसिटी कम होगी तो फ्लो अच्छा होगा, अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो फ्लो मुश्किल हो जाएगा। और इसका रीजन अगेन मास है या डेंसिटी कह लो, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ती है। इसमें जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ना, जो फ्रीक्वेंटली आपका पेपर में पूछे गए, क्या है कि एवरी मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। एवरी मेंबर हैज सेम जनरल फॉर्मूला। डाउन द सीरीज देयर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। डाउन द सीरीज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंजेस, ये वाला पॉइंट। 7 पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 7 और 8 पॉइंट के डाउन द सीरीज द केमिकल प्रॉपर्टी स्टेज से। तो अक्सर ये वाले पॉइंट्स पूछे गए। तो अगर आपसे वो कहते हैं ना कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो आप पहले ये वाले पॉइंट्स लिखोगे, उसके बाद अगर मजीद पॉइंट्स पूछेगा, वैसे तो इतने मार्क्स का होता नहीं है, तो फिर आप 5th और 6th लिखोगे, विस्कोसिटी वाला और फ्लेमेबिलिटी वाला। ठीक है भाई, कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा चलें आगे। अब देखो हमने अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिंक किस चैप्टर से बनता है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिंक आपका बॉन्डिंग से बना, आपने कार्बन की बॉन्डिंग देखी, बॉन्डिंग से स्टार्ट किया था ना। और क्या कहते हैं, कोई एज सच पुराने चैप्टर है जो बेसिक चैप्टर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स और मोल्स, तो इस ये सारे चैप्टर्स का लिंक तो सारे चैप्टर्स के साथ है ना। फॉर्मूला मेकिंग अगर आपको नहीं आती तो आप एसिड एंड बेसिस नहीं कर पाते हो। अगर आपको मॉलिक्यूलर मासेस निकालना नहीं आते तो अभी आप यहाँ पे फंस जाते हैं, मोल्स में आपने मॉलिक्यूलर मासेस निकालना सीखे। सही है, तो ये बहुत ज्यादा लिंक अप नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि रिडॉक्स, मेटल्स, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारे ना आपस में बहुत लिंक अप चैप्टर्स है। लेकिन अगर किसी को इलेक्ट्रोलिसिस नहीं आता अभी, तो वो अगर एसिड एंड बेसिस नहीं आता तो वो ऑर्गेनिक समझ सकता है, 98% ऑर्गेनिक वो पूरी समझ ले, समझ सकता है। तो कोई एज सच लिंक अप नहीं है पुराने चैप्टर से, अनलेस कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग भी नहीं आता हो। लतीफ, विस्कोसिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो, बहने की सलाहियत। अगर विस्कोसिटी नहीं याद हो रहा है तो लेट इट गो, ठीक है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अच्छा देखो मैं हमेशा कहता हूँ केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। तो अब हमें इंटरेस्ट किस में, एल्केन्स के केमिकल रिएक्शन पे। अगर मैं एल्केन पेट्रोल को गाड़ी में जला रहा हूँ तो वही केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी निकल रही है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो हमें पता है कि ऐसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं।
तो एल्केन का जो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है कंबशन ऑफ एल्केन्स। सारे के सारे एल्केन जो है वो एक कॉमन रिएक्शन करते हैं जिसको हम कहते हैं कंबशन ऑफ एल्केन्स। अब कंबशन ऑफ एल्केन्स में क्या होता है, देखो कंबशन क्या होता है, कंबशन इज बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन की डेफिनेशन होती है, इट इज अ बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग भी हो सकती है, लिमिटिंग का केस भी मैं बताता हूँ, बट कंबशन डिफाइन ऐसे करते हैं। कंबशन है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला एल्केन है ना, मीथेन। मीथेन की कंबशन करनी है, तो मीथेन को हम, जो घरों में नेचुरल गैस आ रही है मीथेन, जो जल रही है, जलने को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। और एयर तो सराउंडिंग में है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, और जब हम आग लगाते हैं तो क्या होता है, ये ना आपस में रिएक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं कंबशन। मीथेन और ऑक्सीजन आपस में बर्न होके कंबशन रिएक्शन करते हैं, और प्रोडक्ट में हमेशा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। वाटर भी वेपर फॉर्म में बन रहा होता है। तो राइट हैंड साइड पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, दीज आर कंबशन प्रोडक्ट्स। इसी तरह आप कोई भी एल्केन ले लो ना, जैसे फॉर एग्जांपल इथेन ले लो, C2H6। अभी मैंने इक्वेशन बैलेंस नहीं की है, बैलेंस भी करता हूँ। इथेन को जलाओगे तो अगेन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। तो जब भी आप कंबशन रिएक्शन करोगे ना, तो एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन तो फिक्स्ड है, चाहे कुछ भी जला रहे हो। अगर मैं प्रोपेन जलाऊंगा तो दैट वुड बी C3H6 ऑक्सीजन एंड इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरह अगर मैं ब्यूटेन जलाऊंगा C4H10 ऑक्सीजन के साथ, तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सही है। अच्छा, अब कंबशन रिएक्शन की जो कंबशन इक्वेशन है, ये जो हमने कंबशन रिएक्शन लिखा है, ये इसको शो करा है इसकी इक्वेशन से, तो हमें ना इन इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग कंबशन इक्वेशन। अच्छा, कंबशन इक्वेशन को बैलेंस करना, अनलाइक अदर इक्वेशन दैट वी स्टडीड इन एसिड एंड बेसिस, बैलेंसिंग कंबशन इक्वेशन बहुत आसान काम है। उसकी एक टेक्निक मैं बताता हूँ, तो ताकि बैलेंसिंग आप सीख जाओ कंबशन रिएक्शन की किस तरह से करनी है। कोई भी छोटे से छोटा एल्केन या बड़े से बड़ा एल्केन आपके पास हो, जैसे छोटे से छोटा एल्केन तो हमारे पास क्या है, मीथेन, फॉर्मूला इज CH4। ऑक्सीजन के साथ उसको बंद करोगे तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O। अच्छा, देखो इसको हम लोग किस तरह से बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड मीथेन है ना, कार्बन कितने, 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। तो ये जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है ना कार्बन के साथ, यहाँ पे इस मीथेन के केस में 1 है, वो नंबर उठा के कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बना दो। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बन जाएंगे 1। इसी तरह जो नंबर हाइड्रोजन के साथ लिखा हुआ है ना 4, एल्केन में, मीथेन में दिस केस, उसको डिवाइडेड बाय 2 करो और वो मोल्स बना दो वाटर के। 4 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो बनेगा 2, और 2 मोल्स ऑफ वाटर कर दो। सही। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, देखो एक तो बैलेंसिंग आप जो है वो ट्रायल एंड एरर से कर सकते हो, बैठ के देख, जैसे आपने पहले की है बैलेंसिंग, कि कितने कार्बन है लेफ्ट पे राइट पे कितने होंगे। लेकिन इसको टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ये टेक्निक यूज करेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 2 मोल ऑफ वाटर हो गया। तो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लगा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कितना ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन, 1 2 2। और वाटर में भी एक ऑक्सीजन है, वाटर के साथ 2 मोल लगा है, वाटर के मोल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो 2 1 2। तो टोटल राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 और वाटर के साथ 2, तो टोटल राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए, देखो O2 है, तो O2 को 4 करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दोगे, मतलब ये जो भी नंबर आ रहा है ना राइट हैंड साइड पे, उसको भी अगेन डिवाइड बाय 2 करो और ऑक्सीजन के से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा अजमल, अभी मैं बताता हूँ,
अभी और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास इथेन है C2H6। अब जरा ध्यान से देखना, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाए, ये तो कंफर्म है। बैलेंसिंग कैसे करनी है, देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, इथेन में 2 हैं, तो जितने कार्बन एटम्स हैं वो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। यहाँ पे 2 लगा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 लगा दो, ये कह रहा हूँ मैं। फिर हाइड्रोजन कितने 6 हैं, तो वाटर के मोल जो है ना 6/2 कर देना, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन H2 है ना ऑलरेडी। अगर मैं 6 लगा दूंगा यहाँ पे तो 6 2 12 हो जाएगा, मुझे 6 हाइड्रोजन करने हैं टोटल। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 6/2 यानी 3 लगाना है वाटर के साथ। जो भी हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर लिखे ना उसका डिवाइड बाय 2 करके वाटर के साथ मोल्स बना दो, सही है। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो राइट हैंड साइड पे बैलेंस्ड हो गए। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है अगर राइट हैंड साइड पे आप टोटल ऑक्सीजन काउंट करो, क्योंकि आपने राइट हैंड साइड पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके मोल्स फिक्स कर दिए, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फिक्स कर दिए आपने 2 और वाटर के मोल्स आपने फिक्स कर दिए 3। तो कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 3 2 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए राइट हैंड साइड पे टोटल, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है। अब आपने अगर 2 मोल किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड के में ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 4 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वाटर के साथ देखो H2O में 1 होता है तो 3 1 3, तो 3 ऑक्सीजन वाटर के साथ, तो टोटल 4 + 3, राइट हैंड साइड पे 4 + 3 7 ऑक्सीजन बन रहे हैं। तो आपने 7 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे भी करना है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे 7 ऑक्सीजन करने के लिए देखो O2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ये 7 बन जाए, ये O2 है ना, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 7 बन जाए, तो 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी यहाँ पे नंबर बना है डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि O2 तो हमेशा ही होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। 7/2 लिख दो या इसको 3.5 डेसिमल में लिख दो। तो समझ आया। और एग्जांपल्स करते हैं, अभी आ जाएगी बैलेंसिंग ऑफ कंबशन इक्वेशन। मोल्स में भी, मोल्स के से भी साथ क्वेश्चन बनता है इसका। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्यूटेन ले लूं, C4H10 ऑक्सीजन। अब बताओ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे, मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे। यहाँ पे तो देखो 1 फिक्स करा हुआ है हमने, यहाँ पे छेड़ ही नहीं रहे। डेसिमल में लिखना बिल्कुल अलाउ है, मोल्स को आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। अनस डेसिमल में लिखना अलाउ है, आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, आप इसको पूरा ×2 करके लिखना चाह रहे हो, वो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो कर सकते हो, मसला भी नहीं है उसमें कोई। लेकिन डेसिमल में अगर आंसर छोड़ दो या फ्रैक्शन में आंसर छोड़ दो तो कोई मसला नहीं, अनलेस और अदरवाइज स्टेटेड ना। अगर एक क्वेश्चन में वो खुद स्पेसिफिकली बोले कि नहीं होल नंबर लिखना है, वैसे बोला नहीं है आज तक, लेकिन बोल दे कभी, तो जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना पड़ता है, वरना आप लिख सकते हो डेसिमल में भी फ्रैक्शन में भी। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे, C4H10 है, तो C4H10 में कार्बन 4 है, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने लिखूं मैं, 4। व्हाट अबाउट मोल्स ऑफ वाटर, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, तो इसको डिवाइड बाय 2 करके मोल्स ऑफ वाटर बना देंगे, तो वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे, 10/2 इज 5। अब राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन काउंट करो कितने हो गए, क्योंकि आपने मोल्स फिक्स कर दिए कार्बन डाइऑक्साइड के भी और वाटर के भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 × 2 4 2 8, और वाटर के साथ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन 1 है ना, या कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, H2O में ऑक्सीजन 1 होता है, तो 5 मोल्स ऑफ वाटर, 5 × 1 इज 5। तो टोटल ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 8 + 5 विच बिकम्स 13। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे 13 ऑक्सीजन बनाना है, तो 13/2 लिख दो, वो खुद ही 13 बन जाएगा, या उसको 6.5 लिख दो डेसिमल में, दोनों एक्सेप्टेबल है। चलो एक काम करो, इसको बनाओ C5, जल्दी से बताओ, पता लग रहा है सब बताओगे आंसर तो समझ आ जाएगा कि सबको समझ आ रहा है, या फिर पूछोगे समझ नहीं आया।
प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनना है। अब जरा बैलेंसिंग बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या आएगा, इसी ऑर्डर में बता दो। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने होंगे, वाटर के मोल्स कितने होंगे, और फिर ऑक्सीजन के मोल्स बता दो। पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बता दो कितने होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 5 मोल्स होंगे क्योंकि कार्बन 5 है। सही है। वाटर के हाइड्रोजन 12 है तो हाफ कर दो उसको, 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, तो वाटर के 6 मोल हो जाएंगे। और ऑक्सीजन निकालने के लिए राइट हैंड साइड पे देखो ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 5 2 10, 6 1 6, तो 10 प्लस 6 बिकम 16, तो 16 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे क्या लिखोगे 8। अब 16 डिवाइड बाई 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, फ्रैक्शन तो होल नंबर बन रहा है, तो आप उसको 8 लिखो। अब जैसे 13 डिवाइड बाई 2 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, उसकी जगह आप 6.5 पे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 16 डिवाइड बाई 2 8 बन रहा है तो मैंने 8 लिख दिया। इसी तरह चाहे आपको बड़े से बड़ा कोई भी एल्केन दे दे ना, आप बैलेंसिंग कर सकते हो उसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास C21 है, ठीक है, और C21 का एल्केन अगर है तो इसके हाइड्रोजन कितने होंगे, CnH2n+2 से निकाल लो। अगर मैं n की जगह 21 रख रहा हूँ तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, 2 इंटू 21+2, ये आ जाएगा 44। अच्छा, जितना भी बड़ा एल्केन हो ना, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ नहीं करना। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन लिखा, प्रोडक्ट में आपने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन 21 है तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 21 हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन 44 है तो 44 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ वाटर बन जाएगा, मतलब 22। अब ऑक्सीजन कितने हो गए राइट हैंड साइड पे, 21 इंटू 2 इज 42, और 22 इंटू 1 वाटर के साथ, तो 20, 42 प्लस 22 इज 64, तो 64 डिवाइड बाई 2 ऑक्सीजन के साथ लिख देना, विच इज 32। सही है, सही है। तो कोई भी एल्केन की कंबशन इक्वेशन आप बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका। अच्छा, हमारे पास जो कंबशन रिएक्शंस होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। मतलब अगर देखो आ, हमारे पास अगर ऑक्सीजन एक्सेस सप्लाई में है तो जो कंबशन होगी ना, उस कंबशन को हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन, जिसके हम इक्वेशन बना रहे हैं। दिस इज नोन एज कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन जब ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस सप्लाई में होती है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन या कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है तो जो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली, तो जो प्रोडक्ट्स हैं इसके कंप्लीट कंबशन के, वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। अच्छा, दूसरी कंबशन कब होती है, जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कम हो, एयर में ऑक्सीजन कम हो, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन कब होती है, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो। देखो, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है ना, तो अगर मीथेन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जल रहा है, ऑक्सीजन है तो लेकिन कम है, तो रिएक्शन की इक्वेशन तो मैं यही लिखूंगा CH4 ऑक्सीजन। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम है ना लिमिटिंग में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, वाटर भी बनता है साथ में। और अक्सर कार्बन पूरा जलता भी नहीं है तो कार्बन सूट भी बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, वो तो कंप्लीट में भी अक्सर बन रहा होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि कंप्लीट कंबशन में जो गैस बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और इनकम्प्लीट कंबशन में जो गैस बन रही है वो हम एक्सेस O2, मतलब
कि ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में है, बहुत ज्यादा है हमारे पास, कम नहीं पड़ रही ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा बर्न हो रहा है, पूरी की पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन टू प्रोड्यूस CO2। मतलब कार्बन, एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन चाहिए तो दोनों के दोनों उसको मिल रहा है, पहला एक मिल रहा है फिर दूसरा मिल रहा है। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो सारे हाइड्रोकार्बन लड़ाई कर रहे हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। तो एक कार्बन ने एक ऑक्सीजन लिया लेकिन दूसरा ऑक्सीजन उसको नहीं मिला और कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल गई, दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन। अच्छा, तो बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस ही है, बस फर्क क्या है, कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अच्छा, इनकम्प्लीट कंबशन जो है ना वो खतरनाक है क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना ये पॉइजनस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कोई अच्छी गैस नहीं है, मतलब अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखो उस पर तो ग्लोबल वार्मिंग करवाती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इमीडिएटली लीथल है। जैसे अभी थोड़े अरसे पहले विंटर्स में वो मरी में जो लोग गाड़ी के अंदर थे तो क्या हुआ था उनका कि जब विंडोज क्लोज की हुई थी तो देखो, जब आपकी ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी आपकी रेस्पायर करती है ग्लूकोज, ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज हाइड्रोकार्बन C6H12O6। इसकी बर्निंग की इक्वेशन भी अगर बैलेंस करने जाएंगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वो हम आगे सीखेंगे। देखो कार्बन इसमें 6 है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन 12 है तो 6 मोल ऑफ वाटर, और ऑक्सीजन काउंट करो तो 6 2 12 और वाटर इज 6, 6 1 6 तो 18। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट 9 नहीं लिखूंगा क्योंकि 6 ऑक्सीजन ग्लूकोज में ऑलरेडी है ना, 9 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 तो ऑलरेडी है। तो मुझे 18 में से क्या कहते हैं, 6 तो ऑलरेडी हुए, मैं 12 और बनाने, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा, 6 2 12 प्लस 6 18। बहरहाल ये अभी इसकी बैलेंसिंग में हम नहीं पढ़ रहे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपकी पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है तो प्रोडक्ट्स में एल्केन की जब कंबशन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड साथ में वाटर बनेगा। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी है ना ये पॉइजनस गैस होती है, आपने ये याद रखना है। जैसे हमारे बॉडी में जब हम लोग रेस्पायर करते हैं, ग्लूकोज को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एक्सेल आउट हो जाती है, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम है इसके क्या कहते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का हीटर या अगर घरों में हीटर चल रहे होते हैं, अक्सर हीटर जो होते हैं वो गैस हीटर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बर्निंग वाला फिनोमेना, उसमें से नेचुरल गैस आती है पाइप में जो कि बर्न होती है। बर्न और नेचुरल गैस का फॉर्मूला है CH4, मीथेन होती है वो, CH4 इज मीथेन। तो रूम की जो एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ कंबाइन होती है और वो बर्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। अब प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन, अगर रूम आपका पूरी तरह क्लोज्ड है, इसलिए कहते हैं कि सर्दियों में आप गैस हीटर चला के जो है वो रूम क्लोज करके ना सोएं, क्योंकि जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी रूम से अंदर से, बाहर से तो अंदर आ नहीं रही है, आपने रूम के डोर सारे क्लोज किए हुए, तो ऑक्सीजन गैस जब कम होना शुरू हो जाएगी तो लिमिटेड सप्लाई में हो जाएगी, जब वो लिमिटेड सप्लाई में होगी तो कंप्लीट कंबशन के बजाय इनकम्प्लीट कंबशन होने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो इमीडिएटली लीथल है, वो करती क्या है कि हमारे, अच्छा ये अब जो है यहाँ तक वो पूछेगा आपसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या नुकसानदेह है, वो पॉइजनस गैस है, यहाँ तक याद रखो, पॉइजनस का वर्ड याद रखो या टॉक्सिक का वर्ड याद रखो, टॉक्सिक गैस है। टॉक्सिक क्यों है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन वो आपसे केमिस्ट्री में पूछेगा नहीं कभी भी, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए ब्लड में फ्रॉम लंग्स टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू लंग्स, ये ट्रांसफर करने के लिए हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इस जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है, ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है लेकिन निकल जाता है जहां पे उसको निकलना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंबाइन होता है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ कंबाइन होता है तो इट कंबाइंस इरिवर्सिबली। इरिवर्सिबली मतलब कि वो कंबाइन होने के बाद हटेगा ही नहीं,
तो वो हीमोग्लोबिन को बर्बाद कर देगा। मतलब हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज नहीं हो सकता। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी जो बॉडी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रही है ना, सेल्स रेस्पायर कर रहे हैं, तो बॉडी सफोकेट करना शुरू कर देगी, तो हमें पता भी नहीं चलेगा, सोते सोते सफोकेशन हो जाती है, सांस घुट जाता है और मर जाता है। सही है। आपने क्या, टॉक्सिक और पॉइजनस एक ही मतलब है ना, सेम मीनिंग। आपने क्या याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है जो कि इनकम्प्लीट कंबशन में प्रोड्यूस्ड होती है ऑफ एल्केन्स, बस दैट्स इट। इनकम्प्लीट कंबशन की इक्वेशन की बैलेंसिंग करने के लिए आपको वो नहीं कहेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। कंबशन रिएक्शन हमारे पास दो तरह के हैं, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन में व्हेन देयर इज इनफ ऑक्सीजन कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस है, बस ये आपने याद रखना है, टॉक्सिक गैस या पॉइजनस गैस। सही है। अच्छा, कंबशन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस क्यों है वो लिख दिया है आपने, बस इतना भी याद कर लो ना कि वो टॉक्सिक गैस है। तो अब जो है ना, ये वाली चीज पूछता नहीं है केमिस्ट्री में, ये बायो में ही पूछता है। कंबशन ट्रेंड्स क्या है, देखो सबसे अच्छी कौन सी फ्यूल जलेगी, मीथेन जलेगी, क्योंकि उसका साइज छोटा है। जो लाइटर फ्यूल होती है वो ज्यादा क्लीनर बर्न होती है। क्लीनर मतलब धुआं हुआ प्रोड्यूस नहीं करेगी, घरों में चूल्हे में आग लगी हुई होती है, धुआं तो नहीं निकल रहा होता ना। लेकिन जो हैवियर फ्यूल होगी, जैसे पेट्रोल है, तो वो धुआं प्रोड्यूस करेगी। डीजल है, 11 या 12 कार्बन जिस एल्केन में होते हैं, तो वो और ज्यादा धुआं प्रोड्यूस करेगा। लाइटर द फ्यूल क्लीनर द फ्यूल, मतलब बर्निंग जो है वो क्लीन होगी। क्लीन बर्निंग मतलब नो स्मोक विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक रखेंगे। एल्केन के जो दूसरा टाइप का रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस आज की क्लास और भी ज्यादा सिंपलर थी फर्स्ट क्लास से, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और मेक श्योर कि आप क्लासेस मिस ना करो बस। ठीक है जी। हैंड आउट मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ ग्रुप पे, एल्केन्स का एक ही हैंड आउट चल रहा है अभी, पहले ही चैप्टर है। ओके जी, जा सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।